हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का हम इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये हमारी इसके पहले हमने 3 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। जो पहले चैप्टर, दूसरे और तीसरे चैप्टर से वो वीडियो रिलेटेड है, जिसमें हम प्रस्तावना के सभी क्वेश्चनों को एकदम डिटेल से उसको सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। और ये हमारा वीडियो विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ और एसएससी में अभी तक जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं या पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं हम उन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सभी क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है। अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम एक बार राज्यों के गठन से मतलब राज्यों का जो गठन हुआ था कि किस राज्य का गठन कब हुआ था, हम एक बार उस पर नजर डालते हैं। जैसे महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था, 1960 में किया गया था। गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था, 1960 में हुआ था। दादरा एवं नागर हवेली का जो गठन हुआ था 1961 में हुआ था। और हालांकि दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव अब एक हो गए, एक संघ शासित क्षेत्र हो गए। पहले क्या था कि ये दोनों अलग अलग संघ शासित क्षेत्र थे। और आगे हम इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे पंजाब का गठन कब हुआ था, 1956 में हुआ था। और गोवा का गठन कब हुआ था, 1987 में हुआ था। दमन एवं दीव का गठन 1962 में हुआ था। और नागालैंड का गठन 1963 में किया गया था। और हरियाणा का गठन 1966 में किया गया था। और चंडीगढ़ का गठन 1966 में किया गया था। हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 में किया गया। और मणिपुर का गठन 1972 में किया गया था। और त्रिपुरा का गठन भी 1972 में किया गया। और मेघालय का भी गठन 1972 में किया गया था। और मेघालय का गठन 1972 में किया गया था, ठीक। और आगे हम कुछ राज्यों को और देखते हैं। जैसे सिक्किम का हमारा गठन कब हुआ था, सिक्किम का 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और मिजोरम को 1987। और अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में किया गया था। छत्तीसगढ़ का 2000 में किया गया था। उत्तराखंड का भी 2000 में किया गया था। और झारखंड का भी 2000 में किया गया था। और तेलंगाना का जो था 2014 में गठन किया गया था। अच्छा, सबसे पहले जो था कि ये छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 2000 में। और फिर इसके बाद तब जाके उत्तराखंड का गठन हुआ था, तब जाके ये झारखंड का गठन हुआ था, ठीक है। तो हम इन सभी राज्यों को क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। जैसे अब हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि धर आयोग का गठन कब हुआ था। जो धर आयोग का गठन किया गया था ये जून 1948 में किया गया था। अच्छा, धर आयोग का गठन 1948 में जो किया गया, किस लिए किया गया, हम आगे एक क्वेश्चन को और करने के बाद हम इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि जेवीपी समिति। जेवीपी का मतलब होता है कि जे, वी और पी। जेवीपी का मतलब होता है, जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी का मतलब पट्टाभी सीतारामैया। यानी जेवीपी समिति का जो गठन किया गया था वह दिसंबर 1948 में किया गया था। कब किया गया था, 1948 में, दिसंबर में। अच्छा, धर आयोग का जो गठन किया गया था, इसके पहले क्या था, धर आयोग का गठन करने का कारण क्या था कि देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। कि मतलब जो देशी, मतलब जो दक्षिण भारत के राज्य थे, जब राज्यों के गठन करने की बात हुई तो सभी राज्य क्या किए कि भाषा के आधार पर गठन होने के लिए बात कही कि मतलब जो राज्यों का गठन होना चाहिए वह एक भाषा के आधार पर उनका गठन करना चाहिए। इसी चीज को देखते हुए सरकार ने धर आयोग का गठन किया, ताकि ये देख सके कि जो राज्यों का गठन होना चाहिए भाषा के आधार पर होनी चाहिए या प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होनी चाहिए। लेकिन जब धर आयोग का गठन किया गया जून 1948 में, तो उसने अपनी रिपोर्ट जब दिसंबर 1948 में पेश की तो उसने इस बात को नकार दिया कि राज्यों का जो गठन होना चाहिए भाषा के आधार पर होनी चाहिए। उसने इस बात को तवज्जो दी कि राज्यों का जो गठन होना चाहिए वह प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होनी चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। लेकिन कई राज्यों में असंतोष फैल गया, जिसके कारण कई आंदोलन होने लगे, जिससे सरकार को विवश होकर के फिर एक बार दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। इन लोगों की अध्यक्षता में जेवीपी समिति का गठन किया गया। जेवीपी समिति भी जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसमें इसी बात का इसने भी जिक्र किया कि जो राज्यों का गठन होना चाहिए
वह प्रशासनिक सुविधा होनी चाहिए, ना कि भाषा का आधार होना चाहिए। लेकिन इससे क्या हुआ कि कई राज्यों में आंदोलन होने लगे और कई मतलब बड़े-बड़े आंदोलन होने लगे, जिसके कारण सरकार को विवश होकर के फिर एक आयोग का गठन करना पड़ा, जिसे हम फजल अली आयोग के नाम से जानते हैं। अच्छा, निम्न में से अब अगला क्वेश्चन है कि हमारा निम्न में से फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? तो दिसंबर 1953 में किया गया था। कब किया गया था? दिसंबर 1953 में 1953 में किया गया था। ठीक है, जब अक्टूबर 1900 जब राज्यों की मांग होने लगी कि राज्यों का जो गठन होना चाहिए भाषा के आधार पे होना चाहिए, तो जब जेबीपी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो उसने यही बात का जिक्र किया कि प्रशासनिक सुविधा के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पे गठन करना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पे। तब कई राज्यों में क्या हुआ कि आंदोलन होने लगे, जिसके कारण सरकार को मजबूर होकर के 1953 में एक भाषा के आधार पे पहला राज्य गठित हुआ। कौन सा? आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन भी कई बार बन चुका है कि भाषा के आधार पे पहला गठित होने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ, जिसके अंतर्गत 56 दिनों की क्या हुई? भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया। आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसके कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्य राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा। इसके अन्य 2 सदस्य भी थे। कौन कौन थे? के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू थे। तो ये हमसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि फजल अली आयोग के 2 अन्य सदस्य कौन कौन से थे? तो के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू भी थे। ठीक है, तो ये इसलिए भाषा के आधार पे कुछ राज्यों का गठन किया गया, विवश होकर सरकार को गठन करना पड़ा। ठीक है, आगे अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 कब लाया गया था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लाया गया। उसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। और अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्न में से भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो इस समय भारत में कुल ऑप्शन नंबर इसका सी रहेगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र। अच्छा, इसके पहले जो था जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 जब पेश किया गया था, उसके पहले भारत में टोटल कितने राज्य थे? टोटल राज्यों की जो संख्या थी ये 29 थी, और केंद्र शासित प्रदेश टोटल 29 राज्य थे, और केंद्र शासित प्रदेश जो थे 9 ये संघ राज्य थे, ये संघ शासित प्रदेश थे। ठीक है, कितने थे? संघ शासित प्रदेश थे। ठीक, अब जब 2019 विधेयक पेश हुआ तो राज्यसभा और लोकसभा क्रमशः 5 अगस्त एवं 6 अगस्त 2019 को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा में और राज्यसभा में 5 अगस्त और 6 अगस्त को मंजूरी जब मिल गई, तो उसके बाद जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 संघ राज्य क्षेत्र में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में पुनर्गठित करने का प्रावधान किया गया। यह व्यवस्था 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुई। कब लागू हुई? 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुई। और इसी प्रकार दादरा नगर हवेली और दमन दीव को भी संघ राज्य क्षेत्र का विलय विधेयक 2019 में पेश करके संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक संघ राज्य क्षेत्र प्रभावी हुआ। इस प्रकार वर्तमान में राज्यों की कुल संख्या जो है 28 है और संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी? 8 है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा आप। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से गुजरात राज्य का गठन कब किया गया था? तो गुजरात राज्य का गठन ऑप्शन नंबर बी 1960 में किया गया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप इन सभी क्वेश्चन की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल आदर्श एजुकेशन स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो आप इन सभी क्वेश्चनों को आप यहाँ पे कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस करने के बाद हमारे
चैनल से, टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पे क्विज के माध्यम से आप ये दे सकते हैं कि जितना हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वह हमारा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से महाराष्ट्र राज्य का गठन कब किया गया था। तो महाराष्ट्र राज्य का गठन भी गुजरात के साथ ही किया गया था 1960 में। ठीक है, और अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से दादरा एवं नागर हवेली का गठन कब किया गया था। तो दादरा और नागर हवेली का गठन जो हुआ था, दादरा और नागर हवेली का जो गठन हुआ था 1954 में, इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पुर्तगालियों का शासन था। 1961 तक यहाँ लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता था। ठीक है, 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा, कब 1961 द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में घोषित किया गया। ठीक है, तो कब किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका रहेगा राइट ऑप्शन। 1961 में दादरा एवं नागर हवेली को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था। ठीक है, और हमारा अब अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से गोवा का गठन कब किया गया था। गोवा का गठन कब किया गया था। अच्छा, गोवा के गठन में दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा को संघ शासित क्षेत्र के रूप में गठित किया गया था। जब इसका गठन हुआ था पहली बार, तो 12वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1962 में इसे संघ शासित क्षेत्र के रूप में गठित किया गया था। लेकिन बाद में 1987 में, कब 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी रहेगा राइट ऑप्शन 1987। लेकिन यहाँ पे दो क्वेश्चन हम बन सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि गोवा को संघ शासित क्षेत्र कब बनाया गया था। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछे तो 1962 ऑप्शन में 1962 सही रहेगा। लेकिन अगर ये पूछे कि गोवा को राज्य कब गठित किया गया था, गोवा के राज्य के तौर पे गठन कब किया गया था, तो 1987 में किया गया था। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, 1987 में दिया गया था। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन के अंदर हम दो क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे अब अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्न में से नागालैंड का गठन कब किया गया था। तो नागालैंड का गठन ऑप्शन नंबर बी 1963 में किया गया था। नागालैंड का गठन कब किया गया था, 1963 में किया गया। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से मणिपुर का गठन कब किया गया था। मणिपुर का गठन कब किया गया था। तो मणिपुर का जो गठन था 1972 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1972 में किया गया था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब इसमें से हमको असत्य देखना है। तो असत्य देखने के लिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए दिया है हमारा कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में किया गया था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था 1987 में हुआ था, ये राइट ऑप्शन है, ये हमारा राइट ऑप्शन है। ऑप्शन बी दिया है कि नागालैंड का गठन 1963 में हुआ। तो हमने जस्ट इसके पहले ही बताया कि नागालैंड का जो गठन हुआ था 1963 में ही हुआ था, ये भी राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी क्या है कि मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया था। तो मणिपुर से अलग करके 1972 में ही मेघालय राज्य को बनाया गया था, ये बात गलत है। मेघालय राज्य जो बनाया गया था 1972 में बनाया गया था, ये सही है। लेकिन इसका जो किससे मणिपुर से अलग करके नहीं बनाया गया था, ये असम से अलग करके बनाया गया था। मेघालय राज्य का गठन 1972 में किया गया था, लेकिन ये असम से अलग करके बनाया गया था, ना कि मणिपुर से। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या है, असत्य ऑप्शन है। तो ये राइट ऑप्शन सी ठीक है इसका। और 1960 में ही महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया था, ये तो राइट ऑप्शन है। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि पहला जो ऑप्शन दिया है कि नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया। इसके पहले हमने क्वेश्चन में देखा कि नागालैंड को 1963 में बनाया गया, ये राइट ऑप्शन है। दूसरा दिया कि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्य को 1972 में राज्य बनाया गया, ये भी सही राइट ऑप्शन है। तीसरा दिया कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1986 में, कब 1986 में राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये चीज गलत है, 1987 में नहीं, 1986 में नहीं, 1987 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। किसको, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में, कब 1987 में, 1987 में इसे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये हमारा ऑप्शन तीसरा जो है ये रॉन्ग ऑप्शन है। तो यानी केवल हमारे कौन से सत्य हैं, पहला और दूसरा। तो हमको सत्य पहचानना था कौन सा असत्य है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन 1 और 2। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्ष के आधार पर आरोही क्रम में लगाइए।
अब उनके गठन के वर्ष के आधार पे आरोही क्रम का मतलब जानते हैं, जैसे पहले पहले जो सन सबसे पहले हुआ, मतलब किस राज्य का गठन सबसे पहले हुआ था, यानी छोटे से हमको बड़े पे जाना है, यानी पहले सबसे पहले कौन सा राज्य का गठन हुआ, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद, ऐसे जाना है। तो जैसे हमने बताया कि अभी नागालैंड का गठन कब हुआ था, 1963 में। तो नागालैंड का गठन कब हुआ था, 1963 में। और फिर इसके बाद मिजोरम का गठन हमने कब बताया था, 1987 में हुआ था, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का 1971 में हुआ था, ठीक। और यहाँ पे उत्तराखंड और झारखंड का गठन जो हुआ था 2000 में किया गया था। तो अब हम क्रम बैठा सकते हैं, जैसे नागालैंड है 1963 के बाद क्या आएगा, हिमाचल प्रदेश आएगा। तो जिस ऑप्शन में अब एलिमिनेट के माध्यम से हम इसको हल कर सकते हैं, जैसे पहले नागालैंड के बाद हमारा क्या आएगा, हिमाचल प्रदेश आएगा। तो यानी नागालैंड का 1963 में, हिमाचल का 1971 में। तो जिस ऑप्शन में पहला और तीसरा है वही ऑप्शन सही है। तो केवल सी में पहले से तीसरा है और फिर बी में पहले से तीसरा है, तो यानी डी ऑप्शन और हमारा ए ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये सही ऑप्शन नहीं है। अब 50-50 का जहाँ से बन गया, तो यानी नागालैंड, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर इसके बाद मिजोरम 1987, मिजोरम, यानी 1-3-2 1-3-2 1-3-2 दोनों में। और हमने बताया कि उत्तराखंड और झारखंड का जो गठन हुआ था ये भी 2000 में ही हुआ था। कब हुआ था, 2000 में हुआ था। लेकिन सबसे पहले उत्तराखंड का गठन हुआ था, तब जाके झारखंड का गठन हुआ था। तो सबसे पहले फिर क्या रहेगा, 4 नंबर रहेगा, फिर 5 नंबर रहेगा। केवल ऑप्शन नंबर क्या है, 4-5, यानी ऑप्शन नंबर हमारा केवल बी है, इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। और हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन के तहत इसे अधिराज्य का दर्जा दिया गया था और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी रहेगा, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। हमने यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है ताकि आप हर क्वेश्चन को जब करें तो उसके एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ें अच्छे तरीके से कि इस क्वेश्चन में क्या चीज है। जैसे सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत अधिराज्य का दर्जा दिया गया था और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत इसे भारत का संघ राज्य यानी संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम अब चलते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्यों को उनके गठन के वर्ष के अनुसार बढ़ते क्रम में है। तो हमने यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है एक अच्छे तरीके से कि गुजरात का गठन कब हुआ था, 1960 में हुआ था। नागालैंड 1963 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में हुआ था, सिक्किम 1975 में हुआ था, ठीक है। तो हम सबसे पहले गुजरात को देख सकते हैं, फिर नागालैंड को, फिर हिमाचल प्रदेश को, फिर सिक्किम में। किस ऑप्शन में हमारा गुजरात है, तो यानी पहले सबसे पहले शुरू होगा किसमें, गुजरात से। तो यानी ऑप्शन नंबर सी और डी हमारा असत्य है। तो गुजरात है, फिर इसके बाद क्या है, नागालैंड। केवल गुजरात, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम केवल बी ऑप्शन में है। हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। और वैसे भी आपको इन राज्यों के गठन का वर्ष याद होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चन लगभग आते हैं ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। राज्यों के गठन से संबंधित और आयोग से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चनों का आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मॉक टेस्ट लगाएं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटैच कर सके, ठीक है, एक दूसरे से रिलेट कर सके। अब हर क्वेश्चन को, जितने भी आप इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चन एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट ही हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन करते हैं और मॉक टेस्ट के तहत, क्विज के तहत हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसको सॉल्व करते हैं, तो आप देख पाएंगे कि इन सभी क्वेश्चनों को आप आराम से कर सकते हैं। और इसके तहत जितने भी क्वेश्चन अब आ सकेंगे, जैसे क्वेश्चन जो दूसरे तरीके से अगर एग्जामिनर बना के देगा तभी भी आप आसानी से इन सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी होता है, राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, अब अगले क्वेश्चन हमारे राज्य पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने उन सभी क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। अब हमारा जो है ये सिटीजनशिप मतलब नागरिकता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम एक एक करके
एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम नागरिकता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं अभी तक पूछे गए हैं, हम उन सभी क्वेश्चनों को एक बार देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो हमको पता है कि भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और इसमें से नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, पहला पॉइंट दिया है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये राइट ऑप्शन है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो ये भी राइट ऑप्शन है कि संसद को जो है नागरिकता से संबंधित जो भी कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को ही दिया गया है। और तीसरा जो है एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो हमने दूसरे वीडियो में किसके संविधान से क्या लिया गया है, उस दूसरे वीडियो में हमने पूरा डिटेल से हर एक देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है उसमें डिस्कस किया है। तो आप उस वीडियो को हमारे जरूर देखिएगा ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को कर सके, ठीक है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। तो इसका तीनों ऑप्शन क्या होंगे, हमारे सही होंगे। ऑप्शन पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही रहेगा, 1, 2 और 3 सही रहेगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अगर आप इस सभी क्वेश्चनों को इस क्वेश्चन को अगर आप कवर कर ले जाएंगे, यानी इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लिए तो नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन को आप 50% समझ जाएंगे, 50 से 60% आप समझ जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पीसीएस का क्वेश्चन है। ये पीसीएस का एक बार नहीं 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि शायद ये 2019 का और 2022 का भी क्वेश्चन है। एक बार 2019 में आया था ये क्वेश्चन और ये 2022 में भी आया है एक बार क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में कि किसी देश में, मतलब उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, इसमें ये चेंज का हमको देखना है। कह रहा है कि किसी ऐसे देश के नागरिकों को जहां भारतीय नागरिकों को देशीकरण से नागरिकता हासिल करने से रोका गया हो, किसी भी परिस्थिति में भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। दूसरा दिया है, यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो उस क्षेत्र के नागरिकों को भारतीय नागरिकता के अर्जन के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, सही नहीं है, दोनों ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि मैं देखिए बताता हूँ। कह रहा है कि किसी ऐसे देश के नागरिकों को जहां भारतीय नागरिकों को देशीकरण से नागरिकता हासिल करने से रोका गया हो, किसी भी परिस्थिति में भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। जैसे मान लीजिए आप किसी देश में गए, आपको वहां की नागरिकता आपको चाहिए, अगर आप वहां पे रह रहे हो, वहां की आपको नागरिकता चाहिए और उस देश के नागरिक जिस तरह से देशीकरण तरीके से नागरिकता हासिल करते हैं, अगर आप उस तरीके से नागरिकता नहीं प्राप्त करते तो उस स्थिति में कह रहा है कि अगर आपको नागरिकता भारतीय कोई अगर वहां पे रह रहा हो, अगर देशीकरण तरीके से नागरिकता नहीं हासिल करता है तो उसको भी, उस देश के नागरिक को भी भारतीय नागरिकता नहीं दी जा सकती। तो ये बात गलत है। भारत में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है, भारत में ऐसे प्रावधान नहीं किए गए। हम आगे बताएंगे भारत में कैसे प्रावधान किए गए हैं। दूसरा दिया कि यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो उस क्षेत्र के नागरिकों को भारतीय नागरिकता के अर्जन के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा। तो ये भी गलत है कि अगर भारत किसी भी भूभाग को, अगर मान लीजिए भारत किसी भी भूभाग को कब्जा करती है, उस पर अपना हक जताती है या उसको अपने भारत राज्य क्षेत्रों में शामिल करती है, तो उस जगह को, यानी उस क्षेत्र को भारत सरकार ऑलरेडी नागरिकता प्रदान कर देगी। जैसे अगर मान लीजिए कल को पीओके भारत का हिस्सा बनता है तो वहाँ के जितने भी रहने वाले लोग हैं वह भारत के नागरिक कहलाएंगे, ठीक है। ना कि उनके लिए पंजीकरण और अर्जन के लिए पंजीकरण हेतु कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, उनको भारत सरकार नागरिकता देगी। इसीलिए ये ऑप्शन दोनों क्या है, गलत है। इसलिए दोनों ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। अब नागरिकता अधिनियम 1956 जब लागू हुआ था तो क्या कहता है वो हम आपको आगे डिस्कस करते हैं। जैसे दिया है, जब नागरिकता अधिनियम 1955 लागू हुआ था, नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तों को बताता है। जैसे एक होता है कि जन्म के आधार पे, एक वंशानुगत के आधार पे, एक पंजीकरण के आधार पे, एक देशीकरण एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पे। अब क्षेत्र समाविष्ट मतलब क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र को ऐसे
कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत सरकार कभी भी उस पर क्या कर सकती है, कब्जा कर सकती है। ठीक है, कह रहा है कि पहला देखिए, कह रहा है कि देशीकरण द्वारा केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति यानी अवैध प्रवासी ना हो तो को देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यता रखता हो तो। जैसे पहला दिया है, ए हमारा दिया है कि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की भारत सरकार की सेवा में हो, या इनमें से थोड़ा कोई एक और थोड़ा कोई अन्य हो तो, मतलब या तो थोड़ा थोड़ा करके कुछ भी हो, मतलब या तो भारत सरकार की सेवा में हो या तो कोई सरकारी जॉब कर रहा हो। कोई अन्य हो तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने से कम 12 माह पूर्व से भारत में निवासरत होना चाहिए। और दूसरा दिया था हमारा कि 12 माह की इस अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में निवासरत हो या भारत सरकार की सेवा में हो, या इनमें से थोड़ा एक और थोड़ा अन्य में हो। इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। भारत में रहने से 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तभी भी वह नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और हमारा तीसरा पॉइंट दिया है कि वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो। वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित जो भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया, उसमें से कोई एक भाषा का ज्ञाता हो, एक भाषा का ज्ञाता हो तो उसे नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, और अगला पॉइंट दिया है हमारा, अगला पॉइंट दिया है कि उसे देशीकरण से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में वह भारत में रहने का इच्छुक हो या भारत सरकार की सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो या भारत में स्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी या व्यक्तियों का निकाय हो या उसे जारी रखे, तभी भी वो नागरिकता हासिल कर सकता है। उसके पास अन्य किसी देश का नागरिकता नहीं हो। और अगला दिया है कि वह ऐसे देश का नागरिक नहीं हो जहां भारतीय नागरिक देशीकरण से नागरिक नहीं बन सकते। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वह ऐसे देश का नागरिक नहीं हो जहां भारतीय नागरिक देशीकरण से नागरिक नहीं बन सकते। ठीक है, वह भारत सरकार उपयुक्त प्राकृतिक शर्तों के मामले पर एक या सभी पर दावा हटा सकती है यदि व्यक्ति विशेष सेवा, विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंधित हो, तभी भी वो नागरिकता प्रदान कर सकते हो, मतलब नागरिकता हासिल कर सकता है। ठीक है, अब देखिए क्षेत्र समाविष्ट क्या होता है कि ऐसे क्षेत्र जो भारत सरकार मतलब उसको अपने भारत राज्य क्षेत्र में मिला ले। जैसे अगर मान लीजिए कल को पीओके मिलाता है भारत, तो किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र विशेष से संबंधित व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित करती है। ये ऑप्शन यानी दूसरा ऑप्शन क्या था, गलत था कि नहीं करती है, लेकिन करती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका डी सही रहेगा, ना तो एक ना ही दो। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसद द्वारा पारित दिया है कि संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ही नागरिकता अर्जन और समाप्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिकों का विशिष्ट अधिकार है। पहला दिया है कि भारत में निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग करना, ये भी अधिकार है भारतीयों का। और राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना, ये भी अधिकार है। सार्वजनिक रोजगार में समानता, ये भी अधिकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 1, 2 और 3 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, किसी भूभाग की समाविष्टि द्वारा, देशीकरण द्वारा और भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो ऑप्शन इसका डी सही रहेगा, भारतीय बैंक में धन जमा करके आप भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो हमारा यह लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इससे आगे भी हम वीडियो इसी तरह कंटिन्यू रख सकें। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।